नमस्कार, आपके साथ मैं हूं सुमेरा खान। सत्ता के सभी न्यूज मित्रों का स्वागत है। सबसे पहले सत्ते पे सत्ता, यानी 7 खबरें और दिलचस्प जानकारियां एक साथ। सिर्फ 100 ग्राम वजन ज्यादा होने की वजह से भारत की खिलाड़ी विनेश फोगाट का गोल्ड जीतने का सपना टूट गया। उन्होंने बाल कटवाए, खून निकलवाया, लगातार वर्कआउट किया, फिर भी विनेश की वजनदार कोशिश कैसे नाकाम हुई, इस पर हमने सत्ता की वेरीफाइड कुंजी तैयार की है। बांग्लादेश में हिंदुओं के खिलाफ हिंसा जारी है। अब वहां के हिंदू गायक को टारगेट किया गया है। दंगाइयों ने उनका घर जला दिया, वाद्य यंत्रों को जला दिया। सिर्फ यही नहीं, एक मुस्लिम एक्टर और उनके पिता को भी पीट कर मार डाला गया। कुछ नए वीडियो के साथ आपको बताएंगे बांग्लादेश में शेख हसीना के इस्तीफे के 3 दिन बाद भी कैसे हालात बेकाबू हैं। इसके बाद हिंसा के बीच बांग्लादेश में नई सरकार की भी तैयारी हो रही है। सेना प्रमुख ने ऐलान कर दिया है कि कल रात 8 बजे अंतरिम सरकार का शपथ ग्रहण होगा। नोबेल शांति पुरस्कार विजेता मोहम्मद यूनुस को कमान सौंपी गई है। सत्ता में आज इनसे भी आपका परिचय कराएंगे। बांग्लादेश के नाम पर भारत में भी राष्ट्रनीति और राजनीति वाला कलेश जारी है। कांग्रेस नेता सलमान खुर्शीद ने कहा है कि भारत में भी बांग्लादेश जैसा हाल हो सकता है। ऐसे विचार कई और नेताओं ने भी सामने रखे हैं। इस पर जबरदस्त राजनीति हो रही है। सत्ता में पूरी खबर डिटेल में आपको बताएंगे। दिल्ली के ओल्ड राजेंद्र नगर कोचिंग हादसे में सीबीआई की टीम एक्शन में है। आज इस मामले में एफआईआर दर्ज की गई है। थोड़ी देर पहले सीबीआई के अधिकारी ओल्ड राजेंद्र नगर पहुंचे। सीबीआई की टीम बेसमेंट के अंदर गई, जहां पानी भरने से 3 बच्चों की मौत हुई थी। क्या आप अभी भी माता पिता बनने का सपना देख रहे हैं? अपोलो फर्टिलिटी के साथ अपनी माता पिता बनने का सपना पूरा करें। मुफ्त परामर्श के लिए 9953440671 पर कॉल करें। सत्ता के सभी न्यूज मित्रों को प्रॉपर्टी इंडेक्सेशन वाला अपडेट भी दे दें। सरकार ने 14 दिन के भीतर अपने फैसले में संशोधन करते हुए फायदे वाला विकल्प दिया है। हालांकि इस विकल्प के लिए कुछ अनिवार्य शर्तें भी हैं। अगर आप प्रॉपर्टी खरीदने वाले हैं या बेचने वाले हैं तो ये खबर आप जरूर देखिएगा। हानिया की हत्या के बाद हमास को नया चीफ मिल गया है। खान यूनुस का कसाई याह्या सिनवार को हमास का नया चीफ बनाया गया है। हमास ने एक बयान जारी कर इसकी जानकारी दी है। इससे पहले याह्या सिनवार सिर्फ गाजा में हमास की कमान संभाल रहा था। साल 2017 से वो कभी भी सामने नहीं आया है। सिनवार की हमास पर काफी मजबूत पकड़ है। लेकिन आज सबसे पहले ओलंपिक वाली सत्ता की बात करेंगे। ये ऐसी खबर है जिसमें टूटे हुए सपने हैं। कल तक विनेश फोगाट के लिए भारत जश्न मना रहा था, दुआएं कर रहा था। उम्मीद थी कि वो पेरिस ओलंपिक्स में भारत के लिए पहला गोल्ड लाएंगी। आज सिर्फ 100 ग्राम के एक्स्ट्रा वजन ने भारत और विनेश दोनों के मेडल वाले सपने को तोड़ दिया। दिल्ली से करीब 6500 किलोमीटर दूर पेरिस से आई इस खबर पर संसद से लेकर आम लोगों के घर, चौक चौराहों और सोशल मीडिया तक पर चर्चा हो रही है। विनेश को मेडल ना मिलने की हताशा और गुस्से में बहुत से लोग ये आरोप लगा रहे हैं कि इसमें कहीं कोई साजिश तो नहीं है। लेकिन हमें लगता है कि इस खबर को ऐसे किसी पूर्वाग्रह के साथ नहीं, बल्कि तथ्यों की रोशनी में देखना चाहिए। तभी आप इसे समझ पाएंगे। ऐसी खबरों को लेकर साजिशों के हवाई किले बनाना बिल्कुल भी ठीक नहीं है। विनेश के मेडल वाले सपने को तोड़ने के लिए कौन जिम्मेदार है, इस पर हमने सत्ता की एक विस्तृत कुंजी तैयार की है, जिसमें आपको खेल से जुड़े नियम और विनेश के साथ हुए बर्ताव की ज्ञानवर्धक जानकारी मिल जाएगी। लेकिन सबसे पहले ये तस्वीर देखिए। जब कोई खिलाड़ी अपना सब कुछ न्योछावर करके ओलंपिक जैसे गेम्स के फाइनल में पहुंचता है और गोल्ड मेडल से दूर रह जाता है तो वो कैसे बिखर जाता है। बताया जा रहा है कि जब विनेश फोगाट तय से अधिक वजन के कारण फाइनल मुकाबले से डिस्क्वालीफाई हो गई, ये तस्वीर उसके बाद की है। हालांकि बाद में उन्हें तबीयत बिगड़ने पर अस्पताल में भर्ती कराया गया। फिलहाल उनकी तबीयत ठीक बताई जा रही है। लेकिन अब फिर से खबर पर लौटते हैं कि हुआ क्या। विनेश फोगाट ओलंपिक में 50 किलोग्राम फ्रीस्टाइल कैटेगरी के फाइनल में पहुंची थी। कल सेमीफाइनल में जीत के बाद आज सुबह विनेश फोगाट का मुकाबला अमेरिका की रेसलर से होना था। नियम के मुताबिक विनेश फोगाट का वजन 50 किलोग्राम के अंदर होना चाहिए था। नियम के मुताबिक मैच से एक दिन पहले और मैच के दिन रेसलर का वजन किया जाता है। अगर एक दिन पहले रेसलर का वजन ज्यादा होता है तो उसे अगले दिन मैच से पहले तक अपना वजन तय सीमा तक करना होता है। मैच से एक दिन पहले विनेश फोगाट का वजन किया गया तो वो 2 किलोग्राम ज्यादा यानी 52 किलोग्राम निकला।
यहां से विनेश फोगाट और पूरी टीम की चिंता बढ़ गई। लेकिन विनेश के पास एक रात का वक्त था। वो अपना वजन कम करने की कोशिश में जी जान से जुट गई। स्पोर्ट्स स्टार से बातचीत में भारतीय दल के एक सदस्य ने बताया कि कल सेमीफाइनल मुकाबले से पहले विनेश का वजन 49.90 किलोग्राम था। सामान्यतः उनका वजन 57 किलोग्राम की रेंज में रहता है। उन्होंने इसे 50 किलो के अंदर लाने के लिए काफी प्रयास किया। लगातार दूसरे दिन वजन को 50 किलोग्राम के अंदर रखना मुश्किल होता है। उन्होंने काफी मेहनत की। उन्होंने जैसे ही थोड़ा सा खाना खाया, उनका वजन बढ़कर 53 किलोग्राम हो गया। देर रात उनका वजन 52 किलो 700 ग्राम था। इसके बाद से उन्होंने ना कुछ खाया और ना पिया। वजन कम करने के लिए वो सोई भी नहीं। पूरी रात भाप का स्नान किया। इसके बावजूद उनका वजन 50 किलो 100 ग्राम तक ही पहुंचा। वजन कम करने के लिए विनेश फोगाट ने रात भर स्किपिंग की, अपने शरीर से खून निकलवाया। उन्होंने पानी भी नहीं पिया। स्पोर्ट्स स्टार की रिपोर्ट के मुताबिक विनेश फोगाट ने अपना वजन कम करने के लिए बाल और नाखून तक काट लिए। लेकिन आज फाइनल से पहले जब फिर से उनका वजन हुआ तो वो 50 किलो 100 ग्राम था। ये भी तय सीमा से 100 ग्राम ज्यादा था। थोड़ा और वजन कम करने के लिए भारतीय दल ने वक्त मांगा, लेकिन उन्हें वक्त नहीं दिया गया और वो फाइनल मुकाबले से डिस्क्वालीफाई कर दी गई। इस फैसले के बाद विनेश फोगाट और भारत का गोल्ड का सपना टूट गया। एक तरफ विनेश का सपना टूटा, दूसरी तरफ जिन्हें इन खेलों के बारे में शायद ही कोई पुख्ता जानकारी हो, उन्होंने इस पर राजनीति शुरू कर दी और नियम जाने बिना यह कहना शुरू कर दिया कि षड्यंत्र हुआ है। संसद में हंगामा शुरू हो गया। नेता माइक और कैमरे के सामने बयान देने लगे। कुछ नेताओं ने तो इसकी जांच की मांग भी कर दी, जबकि कुछ नेता इसे लोकल पॉलिटिक्स के लेंस से ही देखने लगे। नेताओं के पॉलिटिकल बयान सुनेंगे, लेकिन सबसे पहले भारतीय ओलंपिक दल का बयान सुनते हैं। वहां क्या-क्या हुआ था। The Wrestling Federation of India has filed an appeal to UWW to consider the decision to disqualify Vinesh, and the IOA is following that up in the strongest possible manner. The IOA is taking every step to ensure that the morale of the condition remain high. भारतीय ओलंपिक दल का ये बयान तो बाद में आया, लेकिन नेताओं ने पहले ही तय कर दिया कि इसमें साजिश है। बड़े राजनीतिक दलों के बड़े नेताओं ने अपने बयान में संयम बरता, जबकि कई दलों के कुछ नेता सॉलिड पॉलिटिक्स करते हुए साफ तौर पर दिखे। लोकसभा में नेता विपक्ष राहुल गांधी ने कहा कि विनेश को पूरा देश आपके साथ है। भारतीय ओलंपिक दल इस फैसले को चैलेंज करके देश की बेटी को न्याय दिलाए। समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव ने कहा कि इस मामले की जांच हो, सच्चाई क्या है और इसके पीछे की असली वजह क्या है, इसका पता लगाया जाए। आम आदमी पार्टी के नेता संजय सिंह ने कहा कि इसमें भारत सरकार तुरंत हस्तक्षेप करे। अगर बात ना मानी जाए तो ओलंपिक का बहिष्कार करे। इस पूरे मामले को साजिश समझने में सबसे आगे कांग्रेस नेता रणदीप सिंह सुरजेवाला रहे। उन्होंने एक लंबा चौड़ा पोस्ट किया। इसमें उन्होंने लिखा कि 140 करोड़ भारतवासी स्तब्ध हैं। खेल इतिहास का ये ब्लैक डे है। ये एक बहुत बड़ा नफरती षड्यंत्र है। उन्होंने सवाल किया कि कौन है जिससे विनेश फोगाट की जीत हजम नहीं हुई, जिसने हरियाणा और देश की बेटी की पीठ में छुरा घोंपा, किसने किया ताकत का बेजा इस्तेमाल, किसका चेहरा बचाने की कोशिश हुई है। साफ है कि कांग्रेस बीजेपी पर राजनीतिक हमला कर रही थी। विपक्ष के इन हमलों के बीच पीएम मोदी ने भारतीय ओलंपिक दल से बात की, पहले पूरी जानकारी ली, फिर उन्होंने विनेश फोगाट के लिए सोशल मीडिया पर पोस्ट लिखा। विनेश, आप चैंपियनों में चैंपियन हो, आप भारत का गौरव हो और हर भारतीय के लिए प्रेरणा स्रोत हो। उन्होंने आगे लिखा, आज के झटके से दुख पहुंचा है। काश शब्दों में बता पाता कि इस समय कितना मायूस हूं, लेकिन मुझे पता है कि आप फिर वापसी करोगी। पीएम के अलावा गृह मंत्री और सरकार के बड़े मंत्रियों ने विनेश की तारीफ में सोशल मीडिया पर पोस्ट लिखा। विपक्ष की मांग पर खेल मंत्री ने संसद में बयान दिया, लेकिन विपक्ष अपने आरोपों पर कायम है। वो कह रहा है कि विनेश के साथ साजिश हुई है। एक षड्यंत्र के तहत पहले उस बेटी को दिल्ली की सड़कों पर घसीटा गया और अब आप उसी बिटिया को देश का तिरंगा जो फहरा रही है, आज आप उसको
ओलंपिक से बाहर कर रहे हैं और देश की सरकार चुप्पी साधे बैठी है, ये एक गहरे षड्यंत्र की ओर इशारा करता है। ऐड में बोलते हैं मोदी जी ने यूक्रेन का युद्ध रुकवा दिया। मैं चाहता हूं ये क्यों नहीं रुकवाया? ये बेइंसाफी जो हुई है हमारी लड़की के साथ, रुकवानी चाहिए थी। स्ट्रॉन्ग जो है वो विरोध करना चाहिए था। विनेश फोगाट के साथ बहुत बड़ी साजिश हुई है। जो भूमिका उस समय भारत की सरकार को तुरंत उठाने की आवश्यकता थी या हमारे खेल एसोसिएशन को उठाने की आवश्यकता थी, वो भी नहीं उठाई गई, ये इसकी जानकारी मिल रही है। हम भी शॉक्ड है, मुझे लगता है पूरा देश शॉक्ड है, सभी लोग इसकी चिंता कर रहे हैं और हर स्तर पे इसको हमें हर फोरम पे उठाना भी है इस विषय को। और मैं समझती हूँ उसमें उच्च स्तरीय जांच होनी चाहिए कि जो डिस्क्वालिफिकेशन हुआ है वो आखिर क्यों हुआ है। पूरा देश उनके साथ है और मुझे लगता है कि भारत सरकार भी इसे प्राथमिकता दे रही है। प्रधानमंत्री जी ने भी इसका संज्ञान लिया है, निर्देश दिए हैं, इसका अपील प्रक्रिया जो होगी उसको किया जाएगा। भारतीय रेसलर विनेश फोगाट को तय कैटेगरी में ज़्यादा वजन 100 ग्राम होने की वजह से पेरिस ओलंपिक से बाहर होना पड़ा है। इस मामले को लेकर भारतीय ओलंपिक संघ ने अंतर्राष्ट्रीय कुश्ती संघ से कड़ा विरोध भी दर्ज किया है। इनको ओलंपिक के लिए इनके अतिरिक्त व्यक्तिगत सहायक स्टाफ जैसे विभिन्न स्पारिंग पार्टनर्स, स्ट्रेंथ ऑफ कंडीशनिंग विशेषज्ञ के लिए वित्तीय सहायता प्रदान की गई। इनको पेरिस ओलंपिक चक्र के लिए कुल 70,45,775 की वित्तीय सहायता दी गई है। दरअसल विनेश फोगाट के अयोग्य होने की आड़ में ये दिखाने की कोशिश हो रही है कि इस साजिश में भारतीय ओलंपिक दल भी शामिल है। कल जैसे ही विनेश फाइनल में पहुंची, देश के कुछ नेताओं और सोशल मीडिया के कुछ चैंपियनों ने इस तरह से नैरेटिव चलाया कि जैसे विनेश ने रेसलिंग रिंग में किसी पहलवान को नहीं बल्कि सत्ता पक्ष के किसी नेता को हरा दिया है। जबकि तथ्य यह है कि ओलंपिक दल पूरी तरह से इस मुद्दे पर विनेश फोगाट के साथ रहा। गगन नारंग, दिनशा पारदीवाला, विनेश फोगाट के पति, फिजियो, मेडिकल स्टाफ सब साथ रहे। आईओए अधिकारी पूरी रात उनका वजन कम करने के लिए काम करते रहे। डॉक्टर पारदीवाला ने यहां तक कहा कि हम उनकी जान को खतरे में नहीं डाल सकते। दरअसल भारतीय कुश्ती दल के खिलाफ विनेश फोगाट के पुराने आंदोलन को विपक्ष के कुछ नेता मौके के रूप में देख रहे हैं। वो ये लेबल करने की कोशिश कर रहे हैं विनेश को अयोग्य ठहराने की साजिश में भारतीय कुश्ती दल भी शामिल है। इससे हमारे कुछ नेताओं को भले ही तात्कालिक फायदा हो जाए, लेकिन खेल पर इस तरह से राजनीति करना एक भूल होगी। इस सब के बीच तथ्य ये भी है कि विनेश फोगाट अब ओलंपिक से बाहर हो चुकी है। देश और देश के खेल प्रेमियों के अलावा विनेश के ओलंपिक से बाहर होने का सबसे बड़ा दुख उनके परिवार को है। कल विनेश फोगाट अपनी मां से कह रही थी कि वो गोल्ड लेकर आएंगी, लेकिन आज विनेश और उनके परिवार का सपना टूट गया है। वेट 2 दिन वो लड़ी हैं, उसके पहले उनका कांस्टेंट था। रात में क्यों वजन बढ़ गया, कैसे बढ़ गया, ये जवाब उनके न्यूट्रिनिस्ट ही दे पाएंगे। एक्चुअल उनके न्यूट्रिनिस्ट और उनके कोच दे पाएंगे इसका सही जवाब। कैसे क्या किया जाए, यूडब्ल्यूडब्ल्यू को क्या प्रोटेस्ट किया जाए, इस पे हम लोग का लीगली विचार चल रहा है, उसको करके हम लोग प्रोटेस्ट करेंगे उसको। रूल के जो बना रखा, क्या रूल बना रखा, छूट दे रखी है कि नहीं छोड़ते वजन की, तो जो आगे जो खिला के जो कुश्ती के जो वहाँ जो वहाँ फैसला लेंगे इसके बारे में, वो तो ना कोई सरकार कर सकती, सिर्फ वही कर सकते हैं। 100 ग्राम के बाल होंगे कम से कम 200 ग्राम के बाल है। बाल कटवा दे 100 ग्राम पूरा वजन हो जाएगा। लेकिन हमें इसमें कुछ न कुछ बदबू आ रही है। बू बू बू।
दरअसल कई लोगों के मन में ये सवाल है कि ऐसा कैसे हो सकता है कि किसी का वजन एक दिन में 2 किलो बढ़ जाए। इसके कई कारण होते हैं। अगर कोई व्यक्ति बहुत अधिक नमक का सेवन करता है तो उसका वजन 1 से 2 किलोग्राम बढ़ सकता है। यदि कोई व्यक्ति अत्यधिक मात्रा में कैलोरी युक्त भोजन करता है तो उसका वजन बढ़ सकता है। जिस तरह के एक दिन में अचानक 1 से 2 किलो वजन बढ़ सकता है, उसी तरह वजन कम भी हो सकता है। शरीर में पानी की कमी करके, भोजन में परिवर्तन करके, गहन शारीरिक गतिविधि यानी फिजिकल वर्क करके, डिटॉक्स या फास्टिंग करके भी वजन कम हो सकता है। विनेश अपना वजन कम करने के लिए ये सारे काम कर रही थी। एथलीट और बॉडी बिल्डर अक्सर प्रतियोगिताओं से पहले अपने शरीर के वजन को तेजी से कम करने की कोशिश करते हैं। ये प्रक्रिया मुख्य रूप से शरीर में पानी की कमी के जरिए होती है और इसे वाटर कटिंग कहा जाता है। उदाहरण के तौर पर UFC फाइटर डैरन टिल ने एक बार ये दावा किया था कि उन्होंने एक फाइट से पहले 24 घंटे के भीतर लगभग 8 किलोग्राम वजन कम किया। ये भारी वजन कमी मुख्यतः डिहाइड्रेशन के माध्यम से होती है, जिसमें वो पानी पीना बंद कर देते हैं, पसीना बहाने वाली गतिविधियां करते हैं और कभी-कभी भाप के स्नान लेने से भी मदद मिलती है। लेकिन ये खतरनाक और कई मामलों में जानलेवा भी हो सकता है। वैसे इस पूरे मामले में एक तथ्य ये भी है कि विनेश फोगाट 53 किलोग्राम की स्वाभाविक रेसलर थी। ओलंपिक में क्वालिफाई करने के लिए उन्होंने 53 किलोग्राम और 50 किलोग्राम कैटेगरी में हिस्सा लिया था, लेकिन 53 किलोग्राम में वो क्वालिफाई नहीं कर पाई थी। हालांकि 50 किलोग्राम कैटेगरी में वो क्वालिफाई कर गई। इसके बाद उनके लिए 50 किलोग्राम का वजन मेंटेन करना एक मुश्किल काम था और आज इसी मुश्किल के कारण वो फाइनल नहीं खेल पाई। ओलंपिक बहुत बड़ा मंच है, वहाँ नियम सख्त हैं। 100 ग्राम वजन हमें आपको मामूली लग रहा है, लेकिन ओलंपिक के मानकों पर जो गलत है वो गलत है। हैरान करने वाली बात यह है कि विनेश फोगाट का वजन 100 ग्राम कैसे बढ़ा। क्या कोच और सपोर्ट स्टाफ से कोई चूक हो गई? क्या वजन घटाने का विज्ञान समझने में कोई भूल हुई? ओलंपिक जैसे बड़े मंच पर वजन मैनेजमेंट फेल कैसे हो गया? इन सवालों पर विनेश फोगाट, उनके सपोर्ट स्टाफ और भारतीय ओलंपिक दल को जरूर विचार करना चाहिए। अमेरिकी रेसलर जॉर्डन बरोज ने विनेश के लिए मांग की है। इस बीच एक बड़ी खबर आ रही है। विनेश फोगाट को सिल्वर मेडल देने की मांग की गई है। UWW के नियम तुरंत बदले जाएं, ये कहा है जॉर्डन बरोज ने। सत्ता में खबरों के स्टीयरिंग को बांग्लादेश की ओर अब मोड़ते हैं। बांग्लादेश में अब जो हो रहा है उसे विरोध प्रदर्शन, आंदोलन, हक की लड़ाई, छात्रों का गुस्सा, ये सब कहना उचित नहीं होगा, क्योंकि बांग्लादेश में शेख हसीना की सत्ता जाने के बाद बहुत ही अराजक और हिंसक वीडियो सामने आ रहे हैं। आप जब वहां के वीडियो देखेंगे तो यही कहेंगे कि इन तस्वीरों के लिए प्रदर्शन, गुस्सा या लड़ाई जैसे शब्द बहुत ही छोटे शब्द हैं। दावा किया जा रहा है कि बांग्लादेश को इस तरह जलाने में जमात इस्लामी के कट्टरपंथियों का हाथ है। 3 प्रमुख छात्र नेताओं ने खुद को जमात से अलग दिखाने की कोशिश तो की, लेकिन छात्र आंदोलन और छात्र नेताओं की जो छवि है उसका कंट्रोल इस वक्त जमात के हाथ में है, क्योंकि बांग्लादेश का नया नैरेटिव हिंसक तस्वीरों से ही गढ़ा जा रहा है। ऐसे में जमात इस्लामी संगठन को जमात आतंकी कहें तो गलत नहीं होगा। इसके कई वीडियो सबूत आज हम सत्ता के न्यूज़ मित्रों को दिखाने वाले हैं, जो सीधे बांग्लादेश से आए हैं। वहां खबरों को दबाने और वीडियो को शेयरिंग को रोकने का काम भी शुरू हो चुका है। पहले कुछ अपडेट के साथ आपको ये बता देते हैं कि पिछले 3 दिनों से बांग्लादेश के हालात कैसे बदतर होते जा रहे हैं। बांग्लादेश की पूर्व प्रधानमंत्री शेख हसीना पिछले 50 घंटों से भी ज्यादा वक्त से भारत में हैं। वहीं बांग्लादेश में हसीना की पार्टी के नेताओं की और उनके करीबियों की हत्या की जा रही है। आवामी लीग के 20 नेता और उनके परिवार के 9 लोगों की हत्या हो चुकी है। बांग्लादेश के मशहूर एक्टर शांतो खान और उनके पिता सलीम खान की कट्टरपंथियों ने पीट कर हत्या कर दी। बांग्लादेश के गायक राहुल आनंद का 140 साल पुराना घर जला दिया गया। उनके घर में घुसकर उनके साथ मारपीट की गई। बांग्लादेश के 44 जिलों में हिंदू बाहुल इलाकों में कट्टरपंथियों की टोली गली गली घूम रही है, चुन चुनकर हिंदू परिवारों को टारगेट कर रही है। बांग्लादेश में हिंदुओं के साथ अत्याचार को जमात इस्लामी ने भी माना है। उसने कबूल किया है कि हिंदू टारगेट किए जा रहे हैं। पुलिस की स्थिति कुछ ऐसी है कि 400 पुलिस स्टेशनों पर हमले किए गए हैं और तोड़फोड़ की गई है।
ज्यादातर थाने इस समय खाली हैं। हिंसा की इन घटनाओं के बीच एक अपडेट ये भी है कि नोबेल पुरस्कार विजेता मोहम्मद यूनुस अब बांग्लादेश में सरकार को लीड करेंगे, सत्ता चलाएंगे। आपको बता दें, थोड़ी देर पहले बांग्लादेश के आर्मी चीफ वकारुज्जमान ने इसकी जानकारी देते हुए कहा है कि नोबेल पुरस्कार विजेता मोहम्मद यूनुस की अगुवाई में कल रात 8 बजे अंतरिम सरकार शपथ लेगी। नई सरकार में 15 सदस्य होंगे। लेकिन आपको क्या लगता है, बांग्लादेश में आग आरक्षण की लगी हुई है? बांग्लादेश के राष्ट्रपिता शेख मुजीबुर रहमान की मूर्ति के कंधे पर चढ़कर हथौड़े चलाने वाले छात्र हैं जो सरकार और व्यवस्था से नाराज थे। अगर ऐसा कोई सोच रहा है तो ये गलत है। नाराजगी सरकार से हो सकती है, नाराजगी व्यवस्था से हो सकती है, नाराजगी शेख हसीना से हो सकती है, नाराजगी वहां की पुलिस से भी हो सकती है। लेकिन सवाल है कि आम लोगों से कैसी नाराजगी? अपने गाने से बांग्लादेश का नाम दुनिया में रोशन करने वाले गायकों से कैसी नाराजगी? कला के दम पर पहचान बनाने वाले एक्टर्स से कैसी नाराजगी है? आपको अब जो तस्वीरें हम दिखाने वाले हैं उससे आप ये समझ पाएंगे कि जमात-ए इस्लामी को अब जमात आतंकी क्यों कहा जा रहा है। इस तस्वीर को देखिए, ये बांग्लादेश के चर्चित अभिनेता शांतो खान की तस्वीर है। इस तस्वीर में शांतो खान के साथ उनके पिता सलीम खान भी हैं। आपको जानकर आश्चर्य होगा कि बांग्लादेश के फरक्काबाद इलाके में इन पिता पुत्र की पीट पीट कर हत्या कर दी गई है। रिपोर्ट्स के मुताबिक 5 अगस्त को सलीम खान अपने पुत्र शांतो खान के साथ आ रहे थे। इसी दौरान फरक्काबाद बाजार में गुस्साई भीड़ से उनका सामना हुआ। खुद को बचाने के लिए पिस्टल से गोलियां भी चलाई थी, लेकिन इसकी थोड़ी ही देर बाद बगरा बाजार में भीड़ ने पीट पीट कर उनकी हत्या कर दी। अभिनेता शांतो खान के पिता सलीम खान फिल्म निर्माता और निर्देशक भी थे। बांग्लादेश के चांदपुर उपजिले में लक्ष्मीपुर मॉडल यूनियन परिषद के चेयरमैन भी थे। सलीम खान भारत की बांग्ला फिल्म इंडस्ट्री से भी जुड़े हुए थे। उन्होंने कई बड़े बांग्ला फिल्म स्टार्स के साथ काम किया था। खबर तो ये भी है कि बांग्ला फिल्म इंडस्ट्री में सलीम की लगभग 10 फिल्में प्रोडक्शन के अलग अलग स्टेज पर थी और इनमें बड़े स्टार्स काम कर रहे थे। सबसे अहम बात यह है कि सलीम खान ने बांग्लादेशी फिल्म तुंगी परार मियां भाई का निर्देशन किया था। ये फिल्म बांग्लादेश के पहले राष्ट्रपति शेख मुजीबुर रहमान के जीवन से प्रेरित थी। वही शेख मुजीबुर रहमान जिनकी मूर्ति पर चढ़कर प्रदर्शनकारियों ने हथौड़े चलाए और जिनकी बेटी शेख हसीना को देश छोड़कर भागने को मजबूर कर दिया गया। फिलहाल जो वीडियो बांग्लादेश से आ रहे हैं उनसे इतना तो समझ में आ रहा है कि इन लोगों का एजेंडा सिर्फ आरक्षण नहीं है। ये कट्टरपंथ वाली उस यूनिवर्सिटी के छात्र हैं जिसका कुलपति और प्रोफेसर दोनों ही पाकिस्तान है और पाकिस्तान जमात-ए इस्लामी के कंधे पर बंदूक रखकर फायरिंग कर रहा है। पाकिस्तान की तरफ से प्रायोजित इस हिंसा का सबसे पीड़ादायक पक्ष ये है कि बांग्लादेश में 1 करोड़ 31 लाख अल्पसंख्यक हिंदू निशाने पर हैं। ऐसा लग रहा है कि जमात-ए इस्लामी के लोग मौके का इंतजार कर रहे थे और अब उन्हें एक बड़ा मौका मिल गया है। आपको दिखाते हैं कैसे बांग्लादेश में कला का कत्ल हो रहा है। कट्टरपंथियों ने आज फिर साबित कर दिया कि उनकी कला सिर्फ नफरत फैलाना और कत्ल करना है, आग लगाना है, घर जलाना है। ये तस्वीर ढाका में हिंदू सिंगर राहुल आनंद की है जो कट्टरपंथियों के टारगेट पर आ गए। कट्टरपंथियों ने उनके घर पर धावा बोल दिया। हमलावरों ने पहले उनके घर का गेट तोड़ा, उसके बाद घर के अंदर तोड़फोड़ की। घर में रखे फर्नीचर, आईना, कीमती सामान सब कुछ लूट कर ले गए। उसके बाद पूरे घर में आग लगा दी। 140 साल पुराने घर को कुछ ही मिनटों में राख कर दिया गया। अच्छी बात यह रही कि सिंगर राहुल आनंद अपनी पत्नी और बेटे के साथ किसी तरह जान बचाने में कामयाब रहे। जिस गायक के वाद्य यंत्रों को कट्टरपंथियों ने आग के हवाले कर दिया, जरा उस गायक की ग्लोबल पहचान के सबूत भी देख लीजिए। हम आपको वीडियो दिखा रहे हैं, 10 सितंबर 2023 का है, जब उस वक्त फ्रांस के तत्कालीन राष्ट्रपति इमानुएल मैक्रोन ढाका दौरे पर गए थे। वो उसी घर में गए थे जिसे आज कट्टरपंथियों ने जला दिया है। उस दिन मैक्रोन ने गायक राहुल आनंद के संगीत का आनंद लिया था। वहां आम जनता की क्या स्थिति होगी, इस स्थिति को बांग्लादेश से आए सबसे लेटेस्ट वीडियो से समझिए। 36 सेकंड का ये वीडियो बांग्लादेश की पीड़ा को बखूबी बयां कर रहा है। एक घर में आग लगी है, लोग इधर उधर भाग रहे हैं, चीख पुकार है और दौड़ते कट्टरपंथी हैं।
इसके अलावा बांग्लादेश के छत्रगाम में हिंदुओं के 6 से ज्यादा घर जलाए गए हैं। दिनाजपुर के हिंदू बहुल गांव में भी दंगाइयों ने आग लगाई है। 50 से ज्यादा उपद्रवियों ने हिंदुओं के घरों को जला दिया है। बांग्लादेश के नीलफामारी जिले में भी इसी तरह की हिंसा देखने को मिली है। हिंदू परिवारों के साथ मारपीट की गई है, दुकानों को लूटा गया है। आप 120 सेकंड की न्यूज रील में देखिए कि बांग्लादेश में हिंसा के तीसरे दिन भी कैसे कट्टरपंथियों का टारगेट वहां के हिंदुओं पर ही है। ঘরকমার পাড়ায় আগুন দেওয়া হয়েছে। पिछले कुछ दिनों में बांग्लादेश की छवि को जिस तरह का नुकसान हुआ है उसकी कल्पना नहीं की जा सकती। एक तरफ कट्टरपंथियों और जमात इस्लामी के लोगों की भीड़ बात मचा रही है, दूसरी तरफ कुछ लोग ऐसे भी हैं जो हिंदुओं पर हो रहे अत्याचार रोकने की कोशिश कर रहे हैं। वहाँ बड़ी संख्या में छात्रों ने टीमें बनाई हैं और अलग अलग मंदिरों की रक्षा कर रहे हैं ताकि हिंसक कट्टरपंथी मंदिरों को नुकसान ना पहुँचा सके, वहाँ रखी मूर्तियों को खंडित ना कर सके। नांदेड़ हाट और फतेहाबाद में चिट्टागोंग यूनिवर्सिटी के छात्र मंदिरों की रक्षा कर रहे हैं। हाताजारी काली मंदिर की रक्षा वहीं मौजूद मदरसे के छात्र कर रहे हैं। फरीदपुर, बनियाचौंग, हबीबगंज और मोआखाली शहर में भी ऐसी तस्वीरें सामने आई हैं। कल वहां पर अंतरिम सरकार का शपथ ग्रहण है। उम्मीद की जानी चाहिए कि इसके बाद वहां अल्पसंख्यक हिंदुओं के साथ हो रही हिंसा में कमी आए। हालांकि जमात इस्लामी का शिकंजा इतना क्रूर है कि हिंसा से आज़ादी मिलती दिख नहीं रही है। अगर सत्ता में जमात का नियंत्रण रहा तो बांग्लादेश आगे लंबे समय तक अंदर ही अंदर जलता रहेगा। सत्ता में अब बात करते हैं बांग्लादेश के उस शख्स की जिसके हाथों में बांग्लादेश की सत्ता की कमान जा सकती है। उसका नाम है मोहम्मद यूनुस। बहुत कम लोगों को यह मालूम होगा मोहम्मद यूनुस और शेख हसीना का रिश्ता दुश्मनी वाला रहा है। हालांकि एक सच ये भी है कि एक वक्त में मोहम्मद यूनुस शेख हसीना के पिता मुजीबुर रहमान के कट्टर समर्थक थे और जब उन्होंने राजनीति में कदम रखा, नई पार्टी बनाई, तो शेख हसीना उन्हें पसंद नहीं करती थी और एक वक्त में तो उन्होंने ये तक कह दिया था कि यूनुस को गंगा में डुबो दो। लेकिन अब सत्ता का चक्र बिल्कुल बदल चुका है। शेख हसीना बांग्लादेश छोड़कर भारत में है। आगे वो कहाँ जाएंगी, क्या करेंगी, ये किसी को नहीं पता। जबकि मोहम्मद यूनुस को बांग्लादेश में अंतरिम सरकार की कमान दे दी गई है। वहीं शेख हसीना की एक और कट्टर दुश्मन और बांग्लादेश की पूर्व पीएम खालिदा जिया ने भी आज मोर्चा संभाला और कहा कि छात्र देश के भविष्य हैं। आपको बताते हैं मोहम्मद यूनुस कौन है। मोहम्मद यूनुस सोशल वर्कर, बैंकर और अर्थशास्त्री हैं। साल 2006 में उन्हें नोबेल शांति पुरस्कार मिला था। गरीबी मिटाने के लिए दिया गया नोबेल पुरस्कार बैंकिंग क्षेत्र में काम के लिए गरीबों के बैंकर के नाम से मशहूर मोहम्मद यूनुस को दिया गया। 18 फरवरी 2007 को यूनुस ने नागरिक शक्ति नाम से एक राजनीतिक पार्टी भी बनाई थी। आज से 15 साल पहले बांग्लादेश के प्रधानमंत्री पद को उन्होंने ठुकराया था। अब शेख हसीना के बाद उन्हें बांग्लादेश की सत्ता सौंप दी गई है। बांग्लादेश में सत्ता का संघर्ष चल रहा है। हंगामा, हिंसा और हत्या हो रही है और उधर पाकिस्तान में मिठाइयां बंट रही हैं। पाकिस्तान की सरकार, पाकिस्तान के आवाम, पाकिस्तान की सेना में खुशी की लहर है। आपको पाकिस्तान से आए कुछ वीडियो दिखाते हैं। वहां के लोगों की बढ़ती खुशी वाले बयान भी सुनवाते हैं। इन्हें सुनकर आपको भी एक बार ये शक जरूर होगा कि क्या बांग्लादेश में जो कुछ हुआ या हो रहा है उसके पीछे रिमोट कंट्रोल पाकिस्तान का ही तो नहीं है। बांग्लादेश में सत्ता दहन हो रहा है और पाकिस्तान में धुआंधार जश्न कैसे मनाया जा रहा है, सिर्फ 3 पॉइंट में समझिए।
पाकिस्तानी सेना में क्या हो रहा है। अफसरों ने जश्न मनाया है। पाकिस्तानी मीडिया में खुशियों वाली हेडलाइन छापी गई हैं। टीवी डिबेट्स में एक्सपर्ट्स बहुत प्रसन्न और प्रफुल्लित दिखाई दे रहे हैं। पाकिस्तानी जनता #ईस्ट पाकिस्तान ट्रेंड करा रही है। ओहो, तो सत्ता में आज का टाइम खत्म हो गया। सभी न्यूज़ मित्रों से हमारी न्यूज़ रिक्वेस्ट है कि वो सत्ता की न्यूज़ रील्स को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और मुझे दें इजाज़त।